हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो हम लोग क्लास 10th के VVI क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, जिसमें आपका स्वागतम है। आज हम लोग लेकर आए हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। ये ज्योग्राफी है क्लास 10th का ज्योग्राफी हम लिए हैं। ठीक है, क्लास 10th का ज्योग्राफी लिए हैं और ज्योग्राफी से हमको देखना है जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मस्ट VVI जो 2022 के एग्ज़ाम में जिसे पूछे जाने की अधिक संभावना हो, वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। और चैप्टर वाइज पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर 5 नंबर 4 नंबर के सवाल को देखेंगे। तो जैसे हम लोग VVI क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, उसी क्रम में आज हम ज्योग्राफी का शुरू करेंगे। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से। ठीक है, डाकू क्या करते हैं? संसाधन के अनियोजित विदोहन करते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहता है? प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित रहता है। हालांकि साइंस में आप जाएंगे तो वहाँ पे 70% दिया है, लेकिन ज्योग्राफी में आप इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो 65 दिया है। ठीक है, तो 65 से 70 लगभग रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में 2021 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार था? भारत में 2021 में 19.27% क्षेत्र में भौगोलिक विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में 7% क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11% वन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। धारा 21 में वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में
कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल है जो केवल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मैग्रोस वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मैग्रोस वन का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 22 है, टैक्सोल का उपयोग होता है? टैक्सोल का उपयोग कैंसर के रोगियों को जो उपचार करने में होता है, कैंसर के रोगियों को उपचार करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध जो है वह भारत से था। ठीक है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज जो है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट जो है वह धात्विक खनिज का उदाहरण है। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन मस्ट VVI क्वेश्चन है। भारत संसाधन एवं इसके उपयोग से जो ऑब्जेक्टिव है मैं सभी को एक हालांकि आप बुक में देखेंगे वहाँ खंड बाई खंड चैप्टर को कर दिया है। ठीक है। क ख करके आपको दे दिया गया है, लेकिन मैंने सभी भारत संसाधन एवं उपयोग को सभी को एक जगह कर दिया हूँ और वहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करके नोट कर दिया हूँ। ठीक है। तो इसको आप हल्का में ना लें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। टेलीग्राम भी आपको शिक्षादीप सर्च कीजिएगा, शिक्षादीप से आपका टेलीग्राम बना हुआ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अभी आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को उद्योगों के जननी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका हुआ है। निम्न में लोहा अयस्क का एक उदाहरण है। लोहा जो है अयस्क का उदाहरण है वह है हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत में टोटल 20% लोहा का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन करने में भारत जो है विश्व में तीसरा स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा जो है मैग्नीज का उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान रखता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कुल 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग देखता हूँ कि वीडियो आप देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ गया है। विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है।
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। जैसे ही गैर पारंपरिक आ जाएगा तो बस ट्रिक जो बताए थे आप लोगों को याद होगा, ठीक है। गैर पारंपरिक जो हमारे पृथ्वी से रिलेटेड है नीचे, वो सब क्या हो जाएगा पारंपरिक में। जैसे पृथ्वी से सटा हुआ, उसमें आपको हम बताए थे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, ये सब के सब क्या हो जाएगा पारंपरिक हो जाएगा। इससे ऊपर तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या हो जाएगा गैर पारंपरिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे अच्छे मतलब सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है? तो एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छे कोयले का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आपको पता ही है मुंबई हाई जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। क्वेश्चन नंबर 52 है, यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? भारत की जो सबसे अधिक सौर ऊर्जा की विकास की संभावना है वह राजस्थान में है, ठीक है। तो इस तरह से भारत संसाधन एवं उसके उपयोग से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया, और मुझे विश्वास है कि आप को एग्ज़ाम में यह सभी के सभी क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन आंसर सीरीज करा रहे हैं वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से। जो इस चैप्टर से जो लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाला है, संभावित प्रश्न है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित करें। परिभाषा आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। आप जानते हैं कि हम वे सभी चीज़ जो इंसान की इच्छाओं को पूर्ति करता है वह सभी के सभी चीज़ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाता है। चाहे वह आपके वस्त्र हो, तब जल हो, तब वो मिट्टी हो, तब पवन हो, तब ये सब के सब चीज़ है ये क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। गाड़ी, मोटर, मोबाइल इत्यादि इत्यादि कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, संभावी संसाधन लिख के एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है और तीर मार देना है, ठीक है ना। तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है किंतु इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहा जाता है। और संचित को संसाधन वास्तव में यह एक भंडार संसाधन का अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार के संसाधन को संचित को संसाधन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन के अति उपयोग के कारण कई सारी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है।
आपको पता है कि हम संसाधन की जितना अधिक उपयोग कर रहे हैं तो हमारे समाज में कई तरह की समस्या। देखिए, आप कोई भी संसाधन को उतना ही उपयोग कीजिए जितना आप उपयोग कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा उपयोग करते हैं तो कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जो कई सारी समस्या क्या है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। इसके समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। हम लोगों को एकजुटता बना के संसाधन संरक्षण की क्या करनी चाहिए, संसाधन संरक्षण के ऊपर पहल करनी चाहिए। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर हम संसाधन को सही तरीके से, सही मायनों में सही तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं तो यही उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमारे पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनेक अनवीकरणीय संसाधन हैं जिसे एक बार उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए संसाधन का संरक्षण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताएं। इन मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, उत्तर भारत का मैदान हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों से, जैसे है कौन कौन, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ क्षेत्र। पहले आपको जलोढ़ विस्तार वाले राज्य में, तो उत्तरी भारत में जो राज्य पड़ते हैं वह सभी क्या है, जलोढ़ मिट्टी वाले राज्य है। जैसे उत्तरी भारत में आपको पड़ता है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड इत्यादि। ये सभी राज्य क्या है, जलोढ़ मृदा वाले राज्य है, क्योंकि यह हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों द्वारा जो जल के बहाव के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, और उस मिट्टी से जो हमारे इधर भरैया हो चुका है, ठीक है, तो ये उस तरह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी वाले राज्य के नाम बताना है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी, तो भारत के यही उत्तरी जो क्षेत्र है, जो हिमालय का क्षेत्र आता है, हिमालय पर्वत का जो भी क्षेत्र है, इधर वाले जो भी स्टेट है वो सभी के सभी क्या है, जलोढ़ विस्तार वाले राज्य हैं, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, असम है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है इत्यादि राज्य हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इन राज्य में कौन सी फसल होती है। एक क्वेश्चन है, इन मृदा में कौन सी फसल लगाई जाती है। तो इस पर हमको चर्चा करना है कि इसमें जो है किस प्रकार की फसल लगाई जाती है। तो देख लीजिए, कहता है यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, तेलहन इत्यादि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और इस मिट्टी में इसी जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, दलहन, तेलहन, इस सब की खेती की जाती है। ठीक है, इसमें ऊपर इसका टोटल हम ये भी बोल ही देते हैं। देखिए, इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। राजस्थान एवं गुजरात में भी एक सकरा मिट्टी की रूप में जलोढ़ मृदा का विस्तार लगभग कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। देखिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का बहाव गति घटती है, इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। पहाड़ी ढलानों को काटकर कई चौड़ी सीढ़ियाँ बना दी जाती है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा बना दी जाती है।
तो इस तरह की जो ढाल वाली भूमि होती है वहाँ पे समुच्च रेखा क्या कर दी जाती है, बना दिए जाते हैं, तैयार कर दी जाती है। तो इस तरह की जो कृषि होती है, इस तरह की कृषि को हम क्या कहते हैं, समुच्च कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्च कृषि कहते हैं, या अथवा समुच्च कृषि मृदा अपवर्तन के नियंत्रण करती है। इस तरह की ढाल वाली भूमि पर समुच्च कृषि की जाती है। पश्चिम और मध्य हिमालय में समुच्च कृषि की काफ़ी विकास है या विकसित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो आपको पता है कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा से क्या हुआ है, यहाँ पर नदी डेल्टा का विकास हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी क्वेश्चन को 2 बार लिखा गया है। देखिए नदी डेल्टा से बने हुए हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फेट और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जो इसकी मतलब इस भूमि में गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की क्या करना है, व्याख्या करना है। देखिए, संसाधन मानव की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। किंतु दुख की बात यह है कि मानव ने संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझकर इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई सारी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। संसाधन कुछ खास लोगों के हाथ में सिमट जाने से समाज संपन्न और विपिन दोनों, मतलब गरीब और अमीर, 2 वर्गों में विभाजित हो गया है। संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन से कई सारी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है, अविवेकपूर्ण, जैसे ओजोन का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, असमय मौसम परिवर्तन तथा पृथ्वी के तापमान क्रम में परिवर्तन इत्यादि। अगर यह सब चलता रहा तो पृथ्वी बहुत जल्द विनाश की ओर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मृदा संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखें। देखिए, मानवीय आवश्यकताओं का लगभग 95% भाग की पूर्ति इस भूमि द्वारा पूर्ण होती है। जीवन का उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। हमारे पूर्वजों का जीवन यापन भी इसी मृदा से हुआ है। हमारी जीवन भी इसी मृदा पर निर्भर है और अगली आने वाली पीढ़ी के लिए भी यही मृदा का आधार स्तंभ बनी रहेगी। किंतु जिस मृदा ने मानव के तीनों आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति की है, उसी मृदा का मानव अधिक लालच में आकर शोषण यानी उसका दोहन कर रहा है। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अत्यधिक रसायनों का उपयोग, खनन, बाढ़, ठीक है, खाइयों एवं मलबों के साथ उस स्थान को खुला छोड़ देने पर या इत्यादि इस तरह के अनेक मानवीय क्रियाकलापों से मृदा का क्षरण होता जा रहा है। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण हेतु मृदा का संरक्षण अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। फसल चक्रण, पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, वर्षा जल संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति योग्य का प्रबंधन इत्यादि
मानवीय क्रियाकलाप द्वारा इस मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। ऐसी परियोजना जिसमें विकास के साथ साथ कई सारी उद्देश्यों की पूर्ति हो, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। इस परियोजना के कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण करना, मृदा अपरदन पर रोक लगाना, सिंचाई एवं पीने योग्य पानी यानी जल की आपूर्ति कराना, विद्युत उत्पादन इत्यादि इत्यादि बहुउद्देशीय परियोजना का यह सब काम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल संकट क्या है। देखिए, फाल्कन मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाता है। जल संकट से अभिप्राय उस स्थिति से है जब विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न हो, पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद भी जल की दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल की कमी इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के क्या कारण है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जल उपयोग करने हेतु विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन विनाश के मुख्य कारकों के लिखे। वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषिगत भूमि का विकास। नंबर 2, तेजी से शहरीकरण। नंबर 3, कारखानों का विकास। नंबर 4, रेल मार्ग व सड़क मार्ग का विकास इत्यादि के लिए मानव ने वन का अंधाधुंध कटाई किया है, जिससे क्या है, वन विनाश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। वन की गुणवत्ता को बढ़ाने में वनों का योगदान इस प्रकार है। नंबर 1, वन स्थानीय जलवायु को मृदुल बनाने में सहायक है। नंबर 2, मृदा अपवर्तन को नियंत्रित करने तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। नंबर 3, नदी प्रवाह को नियंत्रित करने बाढ़ों की विभीषिका को कम करने। नंबर 4, वन तेज पवन की शक्ति को कम करता है और मरुस्थल की विस्तार को रोकता है। वन पर्यावरण में स्थिरता बनाए रखता है तथा पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको संतुलन को बनाए रखता है, उसको बिगड़ने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। वन का अंधाधुंध कटाई। नंबर 2, वन जीवों का लगातार शिकार। नंबर 3, कृषि में अनेक रसायनों का उपयोग। नंबर 4, प्रदूषण के कारण भी वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिपको आंदोलन क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है, चिपको आंदोलन क्या है। 1970 से 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वनों के बचाव के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी और ठेकेदारों को जो है पेड़ नहीं काटने देती थी। इस प्रकार के आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। जल संसाधनों का उपयोग असीमित रूप से हो रहा है। जल मानव की जीवन एवं दशा को निर्धारित करता है, इसलिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग और कुशल संरक्षण ही जल संरक्षण कहलाता है। जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में
विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि सिंचाई, घरेलू कार्य, पेयजल इत्यादि के रूप में किया जाता है। जल संरक्षण हेतु सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। जल संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल नीति 1987 बनाया गया, जिसका उद्देश्य इस प्रकार है। एक, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने खेतों एवं गांवों, शहरों को, उद्योग को पर्याप्त जल देने के उद्देश्य से भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति योग्य पर बल दिया। इसके लिए वृक्षारोपण, वर्षा जल का संचयन एवं पुनः चक्रण आदि पर बल दिया। पॉइंट नंबर 2 है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन जल प्रवाह या जल मानव का उपयोग कर बगीचे, कृषि, वानिकी, जल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला। इससे पेयजल पूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 3 है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास से तात्पर्य है ऐसे प्रक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे की सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि इत्यादि। देखिए अब है आपको यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में जो हम देख रहे हैं, तो अब हमारे पास 2-3 और क्वेश्चन रह गया है। उसको विशेष रूप से हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं, और चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दिखा देते हैं। और इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF लोड कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम को आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए और शिक्षादीप लिखिए। वहाँ पे मैं जो है रोज़ का जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं वहाँ पे भेज देता हूँ, और उसका PDF भी यहीं पे डाल देता हूँ। तो आप शिक्षादीप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, खनिज क्या है, ठीक है। खनिज क्या है, तो खनिज क्या है, इस खनिज को देख लेना है आपको, ठीक है। क्या तो आप यहाँ से देख लीजिए, या आपके पास आंसर है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। यही इसी चैप्टर से है। फिर आपको हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हम यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से देख लें, या आपके पास अवेलेबल जो है उसको देख लेना है, ठीक है। या आपको ये आ सकता है कि खनिज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, हो सकता है ये भी आ सकता है। या आपको रहेगा लौह अयस्क के प्रकार के नाम लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लौह अयस्क के प्रकार के नाम लिखिए, आपको देख लेना है। ये 3 प्रकार है इसका, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है। या आपको हो सकता है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले, क्या तो आप इसका आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आपके पास जो आंसर होगा उस आंसर को आप अवेलेबल आंसर को जो याद होगा पहले से उस हिसाब से आप याद रखेंगे। सिर्फ मेरा मेन मकसद है कि भारत संसाधन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक नज़र में दिखा देना आपको। यहाँ देखिए एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको खनिज के ऊपर प्रकाश डालने के लिए न पूछ के एल्युमिनियम के उल्लेख पर आपको एल्युमिनियम के उपयोग पर आपको चर्चा करने को पूछ दिया जाए। या हो सकता है आपको, देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन हम बताए हैं कि अभ्रक का उपयोग, ठीक है। अभ्रक का ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। देखिए अभ्रक का उपयोग, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, या एल्युमिनियम का उपयोग, या क्या है एल्युमिनियम के उपयोग, या एक क्वेश्चन ये रह गया मैग्नीज का उपयोग। ये देख लीजिए, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले, ठीक है, या है एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें, या अभ्रक के उपयोग क्या है, या चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है तो 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक डिफिनिट देखने को मिलेगा। क्लास 10 के इन साल के एग्जाम में आपको डिफिनिट देखने को मिलेगा।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का सोदाहरण परिचय दीजिए। ठीक है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खनिज कितने प्रकार के हैं, सभी का क्या है उदाहरण सहित बताना है। तो इस तरह से इसको क्या कर देना है, देखना है। यहाँ आपको ये भी क्वेश्चन आता रहता है, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। ठीक है, जिसका मैंने धात्विक को एक तरफ और अधात्विक को एक तरफ और अधात्विक को एक तरफ क्या कर दिया हूँ, नोट कर दिया हूँ। तो इस तरह से वीडियो बड़ा हो रहा था, इसकी वजह से मैं सबका आंसर नहीं बोला। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालना है। भारत में जितने भी लौह अयस्क है उसके वितरण पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखना है। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है उसका क्या करना है, तीन उदाहरण लिखना है। यहाँ से आप इसका उदाहरण लिख दीजिएगा। गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र का नाम लिखना है। तो आप यहाँ से उस क्षेत्र के कोयले का क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिख सकते हैं। कोयला के कौन कौन प्रकार है, जैसे एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है, ये प्रमुख प्रकार है कोयला का। ठीक है, भारत की किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का नाम आ जाता है कभी कभी। तो 4 तेल शोधक कारखाना कौन है, डिगबोई है, तारापुर है, बरौनी है, हल्दिया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता रहता है। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, काफ़ी मस्ट VBI क्वेश्चन है ये, इसको देख लीजिएगा। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आ सकता है और आने की इसकी मतलब अधिक संभावना है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो इस तरह से क्या है, आपको क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो विशेष रूप से आज हम लोगों ने देखा है कि भारत संसाधन एवं उपयोग में जितना भी था आपको, ठीक है, आप भारत संसाधन एवं उपयोग में जो भी था, जितने भी पॉइंट थे क ख ग अंग, मैं सभी को इसमें मेंशन कर दिया हूँ। सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट ले लिया हूँ भारत संसाधन एवं उपयोग से। इसके बाद और भी इसका वीडियो है जो दूसरे चैप्टर का है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस तरह से है। तो उसको हम फिर आपको कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, शेयर करना ज़्यादा कोशिश कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि यह अब अंत समय चल रहा है। तो अंत समय में आप अपने दोस्तों को भी मदद कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।